ठीक है भाई। बस हेलो। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। आई रब्बा। ला 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 ला। मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। 5 बज गया। जय श्री कृष्णा प्रिया जी। हेलो स्माइलिंग बुद्धा। दिलीप एकदम अच्छा हूँ। तनु जी नमस्ते। महक मैसेज डिलीटेड ओके। महक जय श्री कृष्णा। अध्ययन परमजीत घोष जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा नेमिका। जय जिनेन्द्र नेमिका। जानवी हेलो। राधे राधे विशाल जी। सोनू जी जय श्री कृष्णा। चलो कर आसमाने चांद जिसको दिल में रखा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। समझ कर चांद जिसको आसमाने दिल में रखा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। चलो जी। तो हेलो जी, जय श्री कृष्णा। एक सेकंड में देख लेता हूँ कितने लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन एक 5 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं। और ठीक 5 मिनट बाद हम जो है इसको वो कर देंगे। 16 ओके। चलिए ठीक है। तो 15-16 कुछ लोग हैं, ठीक है, काफ़ी है। हमें क्या लेना है यार, हमें तो उनके साथ बात करनी है ना। बहुत सारे बच्चे तो बेचारे रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनके पास समय नहीं है। और अब शेड्यूल भी आप लोग अपना अपना बना रहे हैं। अच्छा तो विदाउट वेटिंग एनीबडी एल्स शैल वी स्टार्ट इट नाउ। अरे भाई शुरू करें क्या? शुरू करें या इंतजार ही करते रहें? जल्दी से फटाक से अंगूठा दे दो। शैल वी स्टार्ट इट नाउ? क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट हो गया। ओ कोई बात नहीं गुड्डू, स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए। जय श्री कृष्ण जी। आ, हम लोग ने कल जो है, कल मतलब प्रीवियस जो हमारा सेशन था, हमने उसके अंदर जी ओके, हमने उसके अंदर कुछ डिस्कशन किया था। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को हम 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला टुकड़ा जो था वो हमने मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन, छुट्टी मैं छुट्टी पर गया था कुछ समय पहले के लिए, तो उससे पहले हमने कर दिया था। टुकड़ा नंबर 2 यानी कि चैप्टर 2 3 टुकड़ों में है। तो टुकड़ा नंबर 1 आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा हो चुका है। टुकड़ा नंबर 2 कल हमने किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, और उसमें होल्डिंग सब्सिडरी को लेकर हमने चर्चा की थी। सेक्शन 19 के ऊपर चर्चा की थी, जो कि अति महत्वपूर्ण था। और हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ऐसे ऐसे करके कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज पे चर्चा की थी। कुछ बच्चों ने कहा था कि साहब वो स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ये सब आपका फाउंडेशन लेवल में कवर हो चुका था और डेफिनेशन पार्ट में दिया हुआ है, तो बस देखना है और उसकी जो फिगर्स है वो आपको पकड़ के चलनी है। बहुत ज़्यादा कुछ वो खेल नहीं है। ये अपन अब तब करेंगे। एक लास्ट एकदम लास्ट सेशन जो लूंगा ना मैं। हेलो डिम्पल जी, डिम्पल डिम्मी सेन। चलिए जय श्री कृष्णा।
तो एक लास्ट सेशन जो मेरा होगा उसे मैं मिसलीनियस सेशन करके लूँगा। उस मिसलीनियस के अंदर वो आप कह सकते हो कि जो जो चीज़ें स्क्रैप समझ के हमने छोड़ा है उसके ऊपर होगा, वो एकदम लास्ट वाला, है ना। तो अभी हम स्मॉल कंपनी में अपने उसमें लिख लेता हूँ कि मिसलीनियस में स्मॉल और डोरमेंट को लेना है, सिर्फ इसलिए कि आप कह रहे हैं। वैसे फास्ट ट्रैक में लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यार इंस्टीट्यूट है, हम आप जानते हैं कि कुछ भी हो जाता है। गुड्डू भैया आपका मेमे पेज नाम बताओ। अच्छा, और इसका मेमे पेज नाम बताओ गुड्डू इसको। सर आज परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान इसलिए लग रहा हूँ यार कि मेरा जो पेट का प्रॉब्लम था ना, वो जब मैं घर गया था अभी एक वीक के लिए तो बिल्कुल मैं स्वस्थ था। लेकिन जब मैं वापस आया ना, तो आने के बाद वापस क्लासेस स्टार्ट हुई तो मेरे अंदर जो पेट के अंदर वो सूजन थी, कुछ स्वेलिंग थी। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप पढ़ाना बंद करो कुछ समय के लिए। तो वो क्या है कि पेट से थोड़ा दम लगता है ना, आवाज़ निकलती है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब पढ़ाना वढ़ाना तो अभी तो कैसे बंद कर सकते हैं, अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो एग्ज़ाम के बाद करते हैं थोड़ा, तो एग्ज़ाम के बाद मैं बैचेस जो हैं अपनी जैसे दिन भर हुआ करती थी तो अब मैं आधी कर दूंगा। बट ये वाला आपका 5 6 7 दिन का सेशन है, तो ये सेशन खत्म करने के बाद अब कुछ हाथ में नहीं लेने वाला हूँ नया। तो इसलिए बस ये है कि धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि पेट पे जोर ना पड़े। और बिना जोश के मजा नहीं आता एक्चुअली, मुझे मुझे तो पर्सनली। पुणे में आ रहा हूँ, सिर्फ ये पानी पी रहा हूँ। इसको उठा के अपनी बोतल में डाल देता हूँ और बस पीते रहता हूँ, मस्त मजा आता है ना। चलो, तो अब आखिरी पोर्शन है अपना इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और अब जो पोर्शन है वो ऐसा पोर्शन है कि लाइक इट्स लाइक वो मतलब कुछ है ही नहीं। यानी कि घंटा ध्यान से सुनोगे ना आप, खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर को अभी अपन खत्म कर देते हैं, चैप्टर 2 ओवर हो जाएगा आज की डेट में। अच्छा, कल पेन का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार लिखने नहीं दे रहा था ना पेन, तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने चार्ज किया और मैं घर से ही लिख लाया, है ना। कितना चालाक निकला मैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 20 से। सेक्शन 20 इज इम्पॉर्टेंट। आप मैं डिस्कस करते रहूंगा, आप लिखते रहें या फिर मैं आपको लिखने का समय दे दूं, आप पहले लिख लें। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। चलिए आप अंगूठा दें और हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बोलना स्टार्ट कर दे रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। सिर्फ 1 घंटा ध्यान से सुन लो, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है भाई, कौन सा बताओ, मुझे समझ नहीं आया। सुनो गुड्डू एंड रामा कृष्णा, आप दोनों प्लीज अब ना कोशिश करना कि रामा से बाद में बात कर लेंगे अपन। क्योंकि जैसे ही कुछ ब्लिंक होता है ना, मेरे को लगता है किसी बच्चे की कोई बात है, और ये आपकी मोहब्बत है। तो आप, यस दिलीप जी, करें। दिलीप जी की सहमति आ गई है तो सबकी सहमति आ गई, क्योंकि दिलीप जी अब हमारे सेलिब्रिटी हैं। दिलीप जी को हर बच्चा जानता है, क्योंकि दिलीप जी एक गाने से निकले हैं, इनका उद्गम हुआ है, टिप टिप टिप, दिलीप दिलीप। चलिए, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब होता है कोई भी नोटिस, जैसे मान लो कि कोई भी नोटिस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में हमें भेजना है, या कंपनी को कोई भी नोटिस किसको देना है, मेंबर्स को देना है, या कंपनी को कोई भी नोटिस किसको देना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना है। तो एक छोटी सी बात का ध्यान रख लेना कि अगर आपको कंपनी को कोई भी कागज पोस्ट करना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना होगा। अगर आप अगर आप कंपनी को कुछ भी देना चाहते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर अगर आप कंपनी के पास भेजना चाहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से ही का मतलब पैसे वाली पोस्ट, फोकट वाली पोस्ट नहीं। पैसे में स्पीड पोस्ट भी आ जाती है, पैसे में कुरियर भी आ जाता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से आप वहां जाके डिलीवर कर दो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो, मेल कर दो। यस, कहने का अर्थ है कि कंपनी कल को मुकर जाए कि मेरे पास तो कागज ही नहीं आया, ऑर्डिनरी पोस्ट में कोई प्रूफ नहीं होता है ना, तो यहां पर प्रूफ होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। रजिस्टर्ड पोस्ट, या अगर आप कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहते हो, कंपनी को कोई नोटिस भेजना चाहते हो, कंपनी को कोई कागज
सबमिट करना चाहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से ही भेजना होगा। कुरियर से भी भेज सकते हो, पर्सनली जाके कंपनी के ऑफिस में जमा करा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड से। लेकिन अगर कंपनी को किसी भी मेंबर को कोई भी कागज भेजना है तो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा जा सकता है, ये ध्यान रखना। कंपनी सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 क्या कहता है कि कंपनी रजिस्ट्रार को या मेंबर को ऑर्डिनरी पोस्ट से कागज भेज सकती है। कैसे भेज सकती है? ऑर्डिनरी पोस्ट से। ऑप्शन दूसरे भी खुले हैं, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट भी खुला है, कुरियर भी खुला है, पर्सनली डिलीवर कर दो वो भी खुला है, इलेक्ट्रॉनिक मोड कर दो वो भी खुला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, फोकट वाला भी भेज सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि मेंबर कह सकता है कि यार कंपनी कंपनी मुझे तो भाई साहब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा करो, कंपनी कंपनी मुझे तो स्पीड पोस्ट से भेजा करो। तो कंपनी क्या बोलेगी मेंबर को, अबे उल्लू के, हमको 1 लाख मेंबर हैं हमारी कंपनी में और 25 रुपए एक स्पीड पोस्ट का खर्चा आता है या रजिस्टर्ड पोस्ट का खर्चा आता है। तो 25 लाख रुपए एक 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 मीटिंग बुलाने के लिए 25 लाख रुपए तो हम ये इस बात पे खर्च कर दें कि तुम्हें नोटिस दे रहे हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है? तो मेंबर क्या बोलेगा, एक कंपनी 25 रुपए लगते हैं ना, ये 100 रुपए पकड़ो, आने वाले 4 नोटिस मेरे को कैसे भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट से। यानी कि अगर मेंबर ने कंपनी को निर्देश दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं कि मुझे जो है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है जो भी आने वाले नोटिसेस हैं भाई, ऑर्डिनरी पोस्ट मेरे घर पे नहीं आते यार, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा करो। तो कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होगा अगर मेंबर ने इसके लिए एडवांस में पैसे जमा कर दिए हैं। सॉरी डकार आ गया। मेंबर ने अगर रिक्वेस्ट किया है, मेंबर ने क्या रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब मुझे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजो, उसके लिए ये लो 100 रुपया, ये लो 500 रुपया, ये लो 1000 रुपया, साल भर में जितने कागज भेजने होंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना जब तक मेरा पैसा खर्च ना खत्म ना हो जाए। तो कंपनी को अब कंपनी अगर ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजेगी, अब कंपनी अगर ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजेगी तो नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि ये मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी पोस्ट से सबको भेजा जाता है। मीटिंग के अंदर अगर किसी मेंबर ने बोल के रखा है, मतलब मीटिंग चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, मीटिंग चैप्टर जब हम पढ़ते हैं और वहां पर कोई क्वेश्चन आता है कि नोटिस प्रॉपर उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना है कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कहता है कि ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दो, इनका काम हो गया। हाँ, आपको खुजली है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, आप जैसे मर्जी भेजो, कोई चक्कर कुरियर से भेजो, खर्चा करना है करो, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजोगे तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर किसी मेंबर ने एडवांस में खर्चा दे दिया है कि भाई साहब आप हमें तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही भेजना, तो बिल्कुल उसको वैसे ही भेजा जाएगा जैसे कि, तो देन द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सर्विस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय प्रिस्क्राइब पोस्ट। तो जो उसने प्रिस्क्राइब किया है उसी प्रिस्क्राइब पोस्ट के आधार पर उसको डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट कितने समय में पहुंच जाता है ऐसा मान के चला जाता है, तो मीटिंग के केस में अपन ने पढ़ा था 48 आवर्स में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अदर देन मीटिंग के केस में जितना समय लगता है ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी टाइम 4 दिन लगता है तो 4 दिन मान के चला जाएगा। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कब होगा? 4 दिन बाद होगा। ऑर्डिनरी टाइम 7 दिन लगता है, भाई मान लो यहाँ से कन्याकुमारी भेजना है और 4 दिन लगता है ऑर्डिनरी पोस्ट में, तो 48 घंटे में सर्व हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। 48 घंटे में सिर्फ मीटिंग के केस में सर्व हुआ ऐसा माना जाएगा। अदर केसेस में जो ऑर्डिनरी टाइम लगता है वही माना जाएगा। अब बात आती है निधि कंपनी। निधि कंपनी के मेंबर्स को नोटिस भेजने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। आप क्या करो, पर्सनली भेजना, हर मेंबर को भेजना है? नहीं नहीं, हर मेंबर को भेजने की जरूरत नहीं है। मेंबर की औकात होनी चाहिए, 1% उसके पास शेयर कैपिटल हो, टोटल शेयर कैपिटल की 1% हो, या फिर 1000 रुपए से ज्यादा फेयर वैल्यू के, फेस वैल्यू के शेयर्स उसने होल्ड कर रखे हो, जो कि जनरली 1000 रुपए के शेयर्स। यार ये मुझे समझ नहीं आता कि जब ये कानून बदलते हैं तो प्राइस क्यों नहीं बदलता। 1000 रुपए तो हर आदमी लेकर बैठा होगा, लेकिन मान लो कि कुछ गरीबड़े बैठे हैं 100-100 रुपए के शेयर्स लेकर बैठे हैं, तो उनके लिए क्या करती है निधि कंपनी, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देती है, वही नोटिस उनको सर्व हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर दे देती है गरीब मेंबर्स के लिए। लेकिन मेंबर की अगर औकात है 1000 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स उसके पास हैं, या फिर 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों में से जो भी कम हो, मतलब कम से कम इतना अगर है, तो फिर आप क्या कर सकते हो,
क्या कर सकते हो, नहीं क्या करना है तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट जैसे भी ऊपर जो प्रोविजंस है वैसे भेजना होगा। अगर इतना समझ में आता है सेक्शन 20 का, तो हम सेक्शन 20 में इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। कितने लोग नोट कर चुके हैं या कर रहे हैं, मैं रुकूं या आगे बढ़ूं, आप मुझे बताएंगे। अगर आप नोट कर चुके हैं तो आपको लिखना है डन। मैं एक बार तब तक फिर से बोल देता हूं, जब क्योंकि आपके आंसर सबके लेट आते हैं। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, महत्वपूर्ण है। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कब होता है माना जाता है, अगर आप कंपनी को कोई कागज भेज रहे हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजो ताकि प्रूफ रहे, कंपनी मुकर ना पाए। तो ऑर्डिनरी पोस्ट से कंपनी को कोई कागज भेजा तो वो नहीं भेजा के समान माना जाएगा। ठीक है, कुरियर से भी भेज सकते हो, और भी तरीके हैं। अब अगर रजिस्ट्रार या मेंबर्स को कोई कागज भेज रहे हैं अगर अपन, तो फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। स्पीड पोस्ट, कुरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट, ये ऑप्शन खुले हैं। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि फोकट वाला जो होता है ना, सस्ता वाला, टिकट लगाया भेज दिया, वैसे भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर कोई मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि कंपनी कंपनी हमें ऐसे भेजो, तो उसको वैसे भेजो। उसके लिए अगर वो प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा कर देता है तो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी का फिर ड्यूटी होगा कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही उसे भेजा जाए। 48 घंटे कब डॉक्यूमेंट सर्व कब हुआ मान लिया जाता है, मीटिंग के केस में 48 घंटे में, अदर केस में ऑर्डिनरी टाइम जो लगता है। निधि कंपनी के केस में नोटिस ऑन मेंबर्स ओनली इफ, ये वाला लिखा, लिख लो। निधि कंपनी वाला पॉइंट दिखा दीजिए। ओके, निधि कंपनी के केस में क्या है, नोटिस ऑन मेंबर्स ओनली व्हेन, नोटिस मेंबर्स को पर्सनली तब भेजा जाएगा जब शेयर्स होल्ड, उस बंदे ने शेयर होल्ड कर रखे हैं, उस मेंबर ने, मोर देन 1,000 रुपीज फेस वैल्यू और 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो तो उस बंदे को तो पर्सनली भेजा जाएगा। और बाकी फॉर अदर मेंबर्स क्या है, पब्लिक नोटिस दे देंगे न्यूज़पेपर में। एनपी का मतलब यहाँ पर न्यूज़पेपर है। सेक्शन 20 इज ओवर। चलो जी, ये आपका, अब इस सेक्शन में क्या कुछ टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ऑर्डिनरी पोस्ट वाला, कि इतने सारे मेंबर हैं तो ऑर्डिनरी पोस्ट ही होगा, और कंपनी एक ही है तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट ही होगा। ठीक है, चलिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, 5 4 3 2 1 डन। चलिए, सेक्शन 21 वन लाइनर है। सेक्शन 21 क्या कहता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय, भाई किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है यानी कि ऑथराइज करना है, या अपन कहते हैं ना अटेस्ट करना है, ऑथेंटिकेट करना है, तो कोई की मैनेजर पर्सन साइन कर देगा तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। सेक्शन 21 कहता है कि जो कंपनी के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है या कोई प्रोसीडिंग होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, भाई साहब की मैनेजरियल पर्सन साइन कर दे, या फिर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय या ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रखा है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम साइन कर दोगे, ऐसा मान लिया जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दिया है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी को ऑथराइज कर रखा है तो या तो वो साइन कर दे या की मैनेजर पर्सन साइन कर दे। तो ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। आप इसको चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो भी लिख लें, इंपॉर्टेंट है। कौन ऑथेंटिकेट करेगा, की मैनेजर पर्सन करेगा या फिर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कुछ ना लिखा हो तो हमें तो पता ही है ना कि यार कोई भी बंदा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रखा है उसने साइन कर दिया तो होगा, लेकिन की मैनेजर पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 21 इज ओवर। मैं संभाल के चल रहा हूँ, फटाक से आप लिख लेंगे और धड़ाक से हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पर। तुम तरम तरम, तुम तरम तरम, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, है ना। आपको क्या करना है, आपको ओके लिखना है। आप जैसे ही ओके लिख दोगे ना, मैं मान लूंगा आप लिख चुके हैं। ओके ओके, कोई किसी भी एक बंदे का ओके आ जाए ना, तो बाकी लोग उसे देखकर शांत बैठ जाना कि उसने लिख दिया मतलब मैं, आपने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 22 पे। तब तक आप क्या करो, सेक्शन 22 लिखना स्टार्ट कर दो। ओके चलिए, सेक्शन 22 है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं आपको पता है, क्योंकि आप तो पिछले साल वाले हो, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह दो या फिर आप प्रोमिसरी नोट कह दो, ठीक है।
यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी ने किसी के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है या किसी ने कंपनी को पैसे देने की बात की है, ठीक है। अब बात करें कॉमन सील। अब सबसे भाई जैसे मान लो कंपनी किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करके दे रही है, तो एक्सेप्टेंस कैसे देगी? कंपनी के पास कॉमन सील होगी, कॉमन सील लगा देगी। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, ध्यान से सुनना, ये किस में आता है? ये भी ऑब्जेक्टिव में है। पहले देखो, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इनको कौन ऑथोराइज करेगा? तो ऑथोराइजेशन मेड बाय, कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर देंगे तो चलेगा काम। कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर देंगे तो काम चलेगा। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि सिमरन का यहां पर वेलकम करेंगे। एक डायरेक्टर साइन करेगा और सिमरन को बोलेगा चलो ना सिमरन, आओ ना, साइन करो ना प्लीज, मजा ही नहीं आ रहा अकेले करने में। तो फिर सिमरन बोलेगी आती हूँ करती हूँ साइन। तो अगर कंपनी, इफ एनी लिखा है, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो, अदरवाइज दो डायरेक्टर साइन करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन ऑथराइज करेगा? तो जाहिर सी बात है, कॉमन सील है तो कॉमन सील के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कॉमन सील नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन लगे करेंगे। लेकिन कंपनी में अगर सिमरन भी है तो एक सिमरन को बुलाएंगे कि आओ ना सिमरन करो ना साइन, और एक सिमरन और एक कोई भी डायरेक्टर, ये दो लोग मिलकर साइन कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि कॉमन सील है तो क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? अंडर कॉमन सील किसी भी एम्प्लॉय या ऑफिसर को ऑथराइज कर देते हैं एज अटर्नी। तो वो जिसे ऑथराइज करेंगे वो बंदा साइन कर देगा, चाहे भारत में लिखा गया है चाहे भारत के बाहर लिखा गया है। वो कौन? ये जो ऑथराइज किया जाता है जनरल और स्पेशल मैटर्स के लिए किया। भाई प्रैक्टिकली सोचो, जनरल मैटर्स का मतलब क्या है? कि भाई कंपनी की कॉमन सील के नीचे वर्मा जी कोई भी बात हो आप साइन करेंगे, तो दैट इज जनरल मैटर। और स्पेसिफाइड मैटर कि यार जब ये पर्टिकुलर मैटर होगा तो वर्मा जी यहाँ पे आपके साइन नहीं लगेंगे, यहाँ पे शर्मा जी जो सीईओ हैं वो साइन करेंगे। तो ऑथराइज अटर्नी के तौर पे अपॉइंट करेंगे अंडर कॉमन सील। अंडर कॉमन सील कोई अटर्नी होगा। तो बात वही आ रही है कि बस वर्ड बदल दिया, एनी पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो ऑथराइज एज अ पर्सन, एज एनी पर्सन, एज अटर्नी। उसको जनरल या स्पेसिफिक पावर्स देके रखिए, भारत में भारत के बाहर जिधर भी करना है कर देगा। क्या मैं मान के चलूँ ये ओके है? एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो एग्जीक्यूशन में कॉमन सील चेक की जाएगी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस डायरेक्टर साइन करेगा। अगर कॉमन सील है तो किसी बंदे को अटर्नी अपॉइंट करेंगे और वो साइन कर देगा, खत्म। सेक्शन 22 इज ओवर। ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर इस पे प्रश्न होता, आपको क्या करना है इस बार? आपको लिखना है डन। लिख भी लिया और हो भी गया तो डन लिख दो। सेक्शन 22 इज ओवर। आपको लिखना है DONE, डन। कोई भी एक बंदा लिख देगा, मैं मान लूंगा सबने लिख दिया। बाकी लोग सेक्शन नंबर 18 लिखना चालू करते हैं। यस सर, ओके चलिए। सेक्शन 18 क्या है? कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। भाई एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है, अब उसको क्या करना है कि उसको अपना कन्वर्जन कराना है। अब कन्वर्जन कराना है तो आपको मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन में चेंज करने पड़ेंगे। भाई कन्वर्जन कराना चाहते हो, उद्देश्य बदलना चाहते हो तो मेमोरेंडम आर्टिकल में अल्ट्रेशन। अब वो अल्ट्रेशन कैसे होगा? अल्ट्रेशन मेमोरेंडम आर्टिकल वाले पोर्शन में जाकर देखेंगे। रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देंगे ऑन सेटिस्फाइंग। रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट हो जाता है कि सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं तो नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा, खत्म बात। इस पूरे सेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है? सेक्शन 18 को क्यों पढ़ा जाता है कि जब कोई कंपनी दूसरे मतलब मान लो कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ये अपना कन्वर्जन कराना चाहती है किसी दूसरी कंपनी में XYZ लिमिटेड के अंदर। मान लो इसने धंधा बदल दिया, कुछ भी बदल दिया, तो ABC लिमिटेड बन गई XYZ लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड ने क्या किया था कि 50 करोड़ रुपए का लोन लेके रखा था HDFC। कहां फंसी? HDFC। भाई 50 करोड़ का ABC लिमिटेड ने लोन किससे लिया था? HDFC। तो HDFC से इसने कर्ज लिया था। अब XYZ लिमिटेड बन गई तो HDFC इसके पास आएगी, हे हमारे पैसे तो वापस करो। तो XYZ लिमिटेड ने कहा हमने कब लिया लोन, दिखाओ कागज। तो उन्होंने कागज दिखाया, ए ये तो ABC लिमिटेड है, हम थोड़ी लिए हैं।
मुझे एक बात बताओ, क्या ये 50 करोड़ का लोन इनको चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? ये लोन चुकाना पड़ेगा, हाँ या हाँ? सिर्फ आंसर दो फटाक से। तो वही बात को करने के लिए सेक्शन 18 यहां पर है। वही बात, लाइक स्ट्रीम फ्रेंड्स। ओके, यही यही बात को करने के लिए यहां पर है कि नो इफेक्ट। भाई कन्वर्जन होने के बाद आपका, आपके डेट्स के ऊपर, आपकी लाइबिलिटीज के ऊपर, आपकी ड्यूटीज के ऊपर, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 18 का रेफरेंस जाना चाहिए। ऐसा होगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी, मतलब एक कंपनी है, उसके उद्देश्य वगैरह कुछ भी वो बदल रही है, तो वो दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। अब पब्लिक से प्राइवेट में जा रही है, प्राइवेट से पब्लिक में जा रही है, नाम बदल रही है, धंधा बदल रही है। तो फिर वहां पे बोलेंगे कि अच्छा बताओ कि उसको इतने इतने पैसे देने थे, तो वो मांग रहा है लेकिन ये बोल रहा है कि हमने थोड़ी लिए थे, उसने लिए थे, तो क्या देना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे यस कि भाई कन्वर्जन से किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो आपने कन्वर्जन से पहले किसी तरह का डेट, लोन, ईटीसी 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 कुछ लिए थे, तो आपकी जिम्मेदारियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कंटिन्यू होंगे नए नाम और नई कंपनी के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 18 का रेफरेंस देना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये केस स्टडी छोटा सा बन के आएगा। ये ऐसे होता है ना, छुपे छुपे से क्वेश्चन आ जाते हैं अचानक से, तो ये उनमें से एक है। मैं मान के चलूं ओके है, तो आप सेक्शन 10A थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। commencement of business, this is also important but for objective, सब्जेक्टिव में भी हो सकता है बट ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है। चलो अभी फटाक से आप क्या करो कि इसको थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप चाहें तो लिख लें थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आप बिजी हो जाओगे, मैं बोलता जाऊंगा, फिर आप से स्किप हो जाएंगी चीजें। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूं। आज मैं एकदम राजा की तरह बैठा हूं ना, आप लोग को लिखना पड़ रहा है, मैं एकदम ऐश है। बट मैं भी तो लिखा हूँ, मैं पहले लिख के ले आया, बट अभी मैं राजा की तरह बैठा हूँ। और अभी आप लोग बेचारे लेबर है, आज आज आप लोग लेबर हैं और मैं राजा हूँ, है ना? नहीं तो रोज दोनों ही लेबर होते हैं अपन, बट मैं पहले लेबर करके आ गया, तो आज मैं अभी राजा हूँ। करो। अरे नहीं हूँ परेशान, नहीं हूँ, बस कंट्रोल कर रहा हूँ कि एकदम जोश आता है और वो जोर से बोलता हूँ ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज एकदम ठंडे से चल रहा है। और ऐसा नहीं ठंडे से चल रहा है तो अच्छे से नहीं चल रहा, अच्छे से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे आप थोड़ा सा एक फीडबैक दे दो, अंगूठा दे दो, अगर अच्छे से चल रहा है तो आप अंगूठा दे दो, चीजें समझ में आ रही हैं तो, है ना? तो ताकि मेरे को ऐसा ना लगे ना यार कि ये गुड्डू मेरे को ऐसे बोल रहा है बार बार, तो मेरे को थोड़ा वैसा फील होने लग जाएगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि इनको समझ नहीं आ रहा है। अंगूठा दे दो अच्छे से चल रहा हो तो। सेक्शन 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कह रहे हैं कि भाई साहब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 2019 एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है, कंपनी ऑर्डिनेंस 2019 के बाद इनकॉर्पोरेशन में आई है, इनकॉर्पोरेट हो गई, तो अब वो अपना शेल कमेंस एनी बिजनेस और बोरोइंग पावर्स, उसको दो शर्तें, मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी कंपनी बनती है तो धंधा करना स्टार्ट नहीं कर सकती। कंपनी पैदा हुई है, बड़ी अच्छी बात है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। अब बिजनेस कमेंसमेंट करने के लिए आपको कोई दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, दो या तीन जो भी हैं देखते हैं। पहली शर्त क्या है, रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करना पड़ेगा वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है।
तो अपन बता देंगे रजिस्ट्रार को कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा वहां है, हम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक INC 20A के अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे विद इन 180 डेज। 180 days from what? From when? In from the date of incorporation. So this is very important. Form number 20A, and within 180 days from the date of incorporation. बेटा ये छप गया समझो ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव है और छप गया समझो। आप कहीं मार्क कर लो इसको, आप कहीं मार्क कर लो इसको। डिक्लेरेशन देखो, पहला क्या सीधी सी बात है, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। अब आपको धंधा स्टार्ट करना है, बिजनेस कमेंसमेंट करना है। तो बिजनेस कमेंसमेंट करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रार को ये बताओ कि कंपनी कंपनी आरओसी हमारा वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो गली की नुक्कड़ पे, ठीक है। और डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 20A, ड्यूली वेरीफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीमा इन प्रैक्टिस, किसी से भी वेरीफाई करा लो। मतलब सीधी सी बात है, एक डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स देंगे कि हाँ जी हमने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है। ये देखो डिक्लेरेशन क्या है कि दैट डिक्लेरेशन में होगा दैट एवरी सब्सक्राइबर ऑफ मोआ हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है? सब्सक्राइबर होते हैं भाई, अपन ने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस देखे थे, और उस क्लॉजेस के अंदर सब्सक्राइबर होते हैं, वहां पे वो लिखते हैं कि मैं 100 शेयर्स ले लूंगा, मैं 500 शेयर्स ले लूंगा, मैं 200 शेयर्स ले लूंगा। तो उन्होंने ले लिए कि नहीं ले लिए, ऐसा डिक्लेरेशन भी यहाँ पर इसको फाइल करना होगा। तो दो बातें हैं, पहली बात रजिस्ट्रार को बता दो कि रजिस्टर्ड ऑफिस वहां है, दूसरा विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी द डायरेक्टर्स shall file a declaration in form INC 20A duly verified by either chartered accountant in practice, either अपना सीमा इन प्रैक्टिस और सिमरन इन प्रैक्टिस। तो किसी से भी आप करा दो अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस। पैसे तो पहले मुंह पे मारने हैं आपको, किसके? आरओसी के। और ये दो कागज आपने फाइल कर दिए, डिक्लेरेशन आपने दे दिया, तो आपका आप फिर अपना धंधा चालू कर सकते हो। सीधी सी बात है यार, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ विद इन, ये क्या कॉन्ट्रावेंशन कि साहब डायरेक्टर्स को वो 180 दिन के अंदर करना था, तो कंपनी को 50,000 का फाइन लग रहा है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 50,000 का फाइन लगेगा, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपए रोज का मीटर डाउन होगा, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक चलेगा, ठीक है। और आप काम धंधा स्टार्ट कर ही नहीं रहे हो, आप कागज फाइल कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आरओसी भी क्या करेगा? आरओसी चाहे तो आपका नाम रिमूव करने की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। आरओसी में इनिशिएट द प्रोसेस, इनिशिएट द प्रोसेस, और उसके बाद क्या करेगा? वो रिमूव कर देगा आपका नाम को कि चलो दफा हो जाओ, तुम्हारी भैंस की टंग साला, कंपनी बना ली, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दे। हाँ साला, हमने उससे बोला कि सर एक सर्टिफिकेट देना है, ऐसा डिक्लेरेशन है सर। तो हमने बोला अच्छा अच्छा डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो सर फीस क्या लोगे? हमने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, 10,000 रुपए में कर देंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो वो सीमा वाले के पास गए, सीमा वाले तुम कर दो ना। सीमा वाले ने बोला 6,000 में कर देंगे। सिमरन के पास गए, सिमरन ने बोला मेरे को तो मेकअप बॉक्स ले दो, 600 रुपए का आएगा, मैं साइन कर देती हूँ, ठीक है। उनके पास 600 रुपए भी नहीं है सिमरन को देने के लिए। वो कह रहे सिमरन तेरे को तेरी शादी के टाइम गिफ्ट दे देंगे। सिमरन कहे चलो दफा हो जाओ यहाँ से, बड़े आए मुंह उठा के चले आते हैं। साला 600 रुपए देने को नहीं है, तुम धंधा करोगे, कंपनी बना लिए हो। तो रजिस्ट्रार को अगर आपने विद इन 180 डेज भी अगर ये काम नहीं किया, तो पेनल्टियां तो पेनल्टी की जगह लगेगी, लेकिन रजिस्ट्रार अपनी कार्यवाही चालू कर देगा कि इस कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाए। उल्लू के पट्टे साले मुंह उठाए चले आए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? कमेंसमेंट सेक्शन 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार फिर से सुनो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको बिजनेस कमेंसमेंट स्टार्ट करना है, धंधा चालू करना है। उसके लिए रजिस्ट्रार को ये बता दो, एक आरओसी के पास फाइल करो, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कहाँ है, एक दूसरा डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे
रजिस्ट्रार के पास विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन INC 20A, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं इतनी बार कह रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। और वेरीफाइड बाय CA, CA, CMA इन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 50,000 कंपनी को फटका और 1,000 रुपए रोज का इनकम मीटर डाउन, मैक्सिमम 1 लाख तक का हो जाएगा डिफॉल्टिंग ऑफिसर का। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा कि चलो जी तुम्हारी छुट्टी करते हैं। इतना समझ में आता है तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट सेक्शन 10A। मैं ऐसा मान के चलो आप लिख चुके हैं या लिखने के लिए समय दूं, तो आपको लिखना है वी, लिखना है वी और डन, DONE, डन, वी डन। मतलब अगर आपने लिख दिया है तो आप, कोई भी एक बच्चा लिख देगा वी डन, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा एक लिख सकता है तो सब लिख सकते हैं, फटाक से लिख लो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये नीचे खत्म हो गया क्या? तो ये छोटे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे से टुकड़े थे, ये छोटे छोटे से टुकड़े थे जो सेक्शन 10A। अब आप घर पे जाके, क्या आप तो घर ही में हैं, है ना, जब भी आप रिवाइज करेंगे ना तो आप ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप चाहें तो मॉड्यूल की मदद लें, क्योंकि मॉड्यूल मैंने पूरा कवर कर लिया है, तो आप चाहें तो मॉड्यूल इस पोर्शन के लिए छोड़ सकते हैं। राम जी, और जहां मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर आपको महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण मान के चलना है, ठीक है। कहीं साइड में इधर उधर, कहीं मुंह पे, साइड में, हाथ पे, बाह पे, बनियान पे, किधर भी लिख लेना, ठीक है ना। अब आते हैं अपन इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ये सेक्शन कौन सा है मैंने देखा ही नहीं। सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। सेक्शन 3A हो गया था हमारा इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7, सेक्शन 7 ये आप चाहो तो मॉड्यूल से देखना, चाहो मॉड्यूल से देख सकते हो, नहीं भी देखना चाहोगे तो इतना तो मैंने इधर दे दिया है कि आप एक 4 नंबर का क्वेश्चन फेस कर सकते हो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन इंस्टीट्यूट है, मैं किसी तरह की कोई रिस्क नहीं ले सकता, आपको एक बार अपने लेवल पे तैयार करना है। आपको एक कंपनी बनानी है। 7, हाँ जी, ये देखो 7 लिखा है, देखो यहाँ दिलीप, है ना। सेक्शन 3 फॉर्मेशन था। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव 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 ऑब्जेक्टिव, ये देखो आपको क्या करना है, एक कंपनी बनानी है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप रजिस्ट्रार के पास जाओ कि आरओसी आरओसी हमको एक कंपनी बनानी है, तो रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, अच्छी बात है बना लो, ये फॉर्म है भर दो। कि सर कौन सा फॉर्म है, फीस लाए हो, सर कितनी है, रुको हम बताते हैं तुम्हें, ये शेड्यूल है, ये फीस है, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फीस, ये फीस जमा करो, ये फॉर्म भर दो। सर फॉर्म कौन सा है, स्पाइस यार, मसालों वाला फॉर्म है। कौन सा वाला फॉर्म है, मसालों वाला, SPICE। स्पाइस क्या है, स्पेशल परफॉर्मा। स्पाइस क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखना है क्या आपको, स्पाइस का फुल फॉर्म लिखना है क्या, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। मैं लिखूं क्या कि आप ऐसे बोल दो बस, सिंपली, ये यार मेरे को पता है एंड में बोलोगे, समझ जाओ आप ही। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर, आई से इनकॉर्पोरेशन, सी से कंपनीज, ऑफ कंपनीज, ई से इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ई से क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, प्लस, PLUS प्लस, ये प्लस, ये प्लस भी है, ये प्लस भी इसका हिस्सा है। तो सर भी लाइक, अब देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ
दिलीप कुमार। दिलीप कुमार तुम तो यार एकदम वो हो, क्या बोलते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, ये इतनी खतरनाक इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं। ही इज बी लाइक, आई एम लाइक, सर बी लाइक, है ना। चलो लिखो, ये लिख लो, स्पाइस मसाले, एम डी एच। वो अंकल जी तो मर गए ना बेचारे, जो आते थे ना बूढ़े से, एमडीएच वाले। हाँ, आखिरी तक, आखिरी सांस तक वो बंदा आता रहा है पगड़ी बांध के, बढ़िया मुंह छूस। मजा उन्हीं को देख के आता था, मसाले वाले ऐड ना, काका साहब आते थे एक। चलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कह रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ आप, अच्छा आप लोग लिखने में हो व्यस्त इसलिए बड़े हराम को लोग हो रहे। चलो, अब एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, आरओसी को एप्लीकेशन देंगे प्रिस्क्राइब फीस के साथ। किस फॉर्म के अंदर आपको भरना है? फॉर्म होगा INC 32। INC 32 फॉर्म नंबर क्या है? INC 32, स्पाइस प्लस INC 32, ये फॉर्म संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। पहली चीज हमने आरओसी को बोला, आरओसी ने बोला ये फॉर्म भर दो, हमने बोला हो गया काम, कि नहीं नहीं मेमोरेंडम आर्टिकल का भी फॉर्म है। सर उसका क्या नंबर है? अभी कौन सा भरा आपने? कि सर हमने 32 भरा, ठीक है, तो 33 और कौन सा है 34, मैंने 32 लिख दिया यहाँ पे, वापस 34 कर दीजिएगा, सॉरी भाई, आपने 32 भर दिया, हाँ भर दिया। एक 33-34 नंबर है, 33-34 देना भाई इसको, वो अपने स्टाफ को बोलेगा रजिस्टर कि इन्होंने 32 नंबर भर दिया है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, इनको मोआ ओआ का फॉर्म देना। पहले मोआ आता है फिर ओ आता है, तो मोआ आ गया 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, ये क्या आ गया? ओ आ गया, और ये सब्सक्राइबर उसके ऊपर साइन करके देंगे। सब्सक्राइबर के नाम, पते और एक विटनेस के साइन होते हैं सामने ब्लॉक के अंदर, गवाह के, कि मेरे सामने ये सब साइन कर रहे हैं। थंब इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन किसका लेंगे? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन अगर कोई कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है, ध्यान से सुनो, अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो उसका थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, लेकिन थंब इंप्रेशन के नीचे कोई बंदा तो साइन करेगा कि मेरे सामने इसने अंगूठा लगाया, यानी कि अगेन एक विटनेस की बात हो गई। BC मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आपकी कंपनी का मेंबर कोई कंपनी है तो उस कंपनी ने किसी को ऑथराइज कर रखा है। जैसे मान लो कि हम बना रहे A लिमिटेड, हमारी मेंबर है B लिमिटेड, तो B लिमिटेड ने रोशन को कहा कि रोशन तुम जाके अपना साइन वगैरह करे ना। रोशन कौन है? डायरेक्टर है, ऑफिसर है, तो वो बंदे के हस्ताक्षर हो जाएंगे। LLP है, अगर हमारी कंपनी का मेंबर सब्सक्राइबर कौन है? LLP है, तो LLP का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर या ऑथराइज पार्टनर होगा वो हो जाएगा। फॉरेन नेशनल है तो नोटराइज्ड बाय, तो उसको नोटराइज करा लेंगे नोटरी पब्लिक से, ठीक है। और अगर कोई फॉरेन नेशनल्स भारत में आकर कंपनी बनाना चाहते हो तो उनके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लो कि एक आधा कोई फॉरेन नेशनल है तो कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, उसका नोटरी पब्लिक से उसको नोटराइज करा लेंगे, बाहर का है कि बाहर का रहने वाला है, यहाँ पे कंपनी का सब्सक्राइबर बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इधर आकर कंपनी ही बनाना चाहते हैं, उधर से 7 लोग आ रहे हैं और पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, तो फिर उनके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। अब वापस आते हैं, पहली बात, स्पाइस 32 फॉर्म भरो प्रिस्क्राइब फीस के साथ, स्पाइस प्लस, सॉरी स्पाइस प्लस 32, स्पाइस प्लस INC 32, आपको ये फॉर्म भरना है, पहला। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? मेमोरेंडम आर्टिकल वाले 33-34, INC 33, INC 34, सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे? साइन करेंगे। साइन नहीं कर सकते तो अंगूठा लगाएंगे, तो अंगूठा लगाएंगे तो कोई इनके पीछे खड़ा रहेगा ये डिक्लेयर करने के लिए कि अंगूठे वाला ये खुद बंदा है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर कोई कंपनी मेंबर है तो कंपनी ऑथराइज करेगी कि यार डायरेक्टर तुम जाके साइन कर रहे हो। अगर LLP है तो LLP ऑथराइज करेगी, ए पार्टनर तुम जाके साइन कर रहे हो। अगर कोई अंग्रेज आ रहा है तो नोटरी पब्लिक से नोटराइज करा लेंगे, और इधर आकर कंपनी खोलना चाहते हैं अंग्रेज आकर, तो फिर बिजनेस वीजा उनके पास होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब कौन? हम लोग, CA, सिमरन, सीमा, एडवोकेट, इनसे क्या होगा? इनसे एक डिक्लेरेशन ले लेंगे INC 8 के अंदर। क्या डिक्लेरेशन? कि जो भी सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस, यानी कि एक कंपनी बनाने के पीछे जो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए थी, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। INC 8 के अंदर डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, इनके द्वारा दिया जाएगा, क्लियर है। नंबर 4, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर।
देखो सब्सक्राइबर कौन, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है। देखो प्रैक्टिकली सोचो यार, प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हो तो कंपनी में आपने ऐसा सुना तो होगा ना कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 7 होते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी 3 होते हैं। तो जब कंपनी बनाएंगे तो वहां पर 3 डायरेक्टर्स के नाम लिखेंगे, तो वो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम में से ही होंगे। तो वो बंदे जिनका नाम मेमोरेंडम में एज ए फर्स्ट डायरेक्टर्स लिखा गया है कि तुम, तो पहली बात उनकी सहमति, कंसेंट लेटर होना चाहिए कि हम फर्स्ट डायरेक्टर बनने को सहमत हैं। प्लस एक डिक्लेरेशन उनकी साइड से INC 9 में आएगा। वो डिक्लेरेशन क्या आएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो करेक्ट है और ट्रू है, और मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं चला है। भाई मैंने कहीं और कभी पहले कंपनी बनाई हो, कंपनी के फॉर्मेशन से, इनकॉर्पोरेशन से संबंधित किसी तरह का मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन, कोई मुकदमा नहीं चला है, ना ही गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीसेंस, यानी कि मुझे हेरा फेरी या धोखाधड़ी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी ब्रीच करने को लेकर कभी भी मुझे मैं गिल्टी नहीं पाया गया हूं, ऐसा डिक्लेरेशन ये दे देगा। नंबर 5, रजिस्टर्ड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, मतलब रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी को कागज भेजेगा, कंपनी से कागज मंगाएगा। तो रजिस्ट्रार को जब जब कंपनी को कोई कागज भेजना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी भेजना ही पड़ेगा ना, तो कहां भेजे भाई, तो भाई उसे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हमें देना पड़ेगा। इशू ऑफ, अच्छा जब रजिस्ट्रार क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है कि यार इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, INC 11 के अंदर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो ये 6 पॉइंट्स है इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस। आप मॉड्यूल से जाएंगे तो आपको शायद थका देने वाला कागज नजर आएगा, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें और इतना भी कर देंगे काम हो जाएगा। मैं सब मान के चलूँ, आप यहां तक पॉइंट नंबर 7 तक लिख चुके हैं क्या? पॉइंट नंबर 7 तक जब आप लिख लेंगे तो आप ओके कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 जैसे ही लिख लेंगे आप ओके कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 तक, सॉरी 6 तक, और बड़ा करो इसको। ना 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 के दिल परदेसी हो गया, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के आज के दिल परदेसी हो गया। ओके चलिए, देखो एक बार मैं ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस फटाक से फिर से दोहरा रहा हूं। एप्लीकेशन देंगे ROC को स्पाइस प्लस INC 32 में, पहला। दूसरा 33 34 के अंदर मोआ ओआ, उसके ऊपर साइन किसने करने हैं ये मैंने बता दिया। फिर प्रोफेशनल्स एक डिक्लेरेशन देंगे, प्रोफेशनल डायरेक्टर मैनेजर की कंप्लायंसेस सारे हमने कर लिए हैं। डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनने जा रहे हैं वो INC 9 में डिक्लेरेशन देंगे। एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस बताया जाएगा, और INC 11 के अंदर अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके मुंह पे मार देगा। इसके बाद आता है अलॉटमेंट ऑफ सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान से सुनना, अच्छा थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समय दूंगा। ये इन्फोसिस का सिन नंबर है, इन्फोसिस कंपनी है ना, इन्फोसिस का सिन नंबर है L851110 KA1981 PLC 013115। यहां पर L का मतलब, ये इसका क्या है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्योंकि मॉड्यूल में समझाया हुआ है। यहां पर L का मतलब यह है कि ये लिस्टेड कंपनी है। अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी तो उसका क्या होगा, U85110 ऐसे करके होगा, ठीक है। एल का मतलब क्या, कि ये एक लिस्टेड कंपनी है। ये 85110 ये ऐसे ही कोई नंबर है, इसका मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही कोई नंबर है। के ए, ये के ए का मतलब क्या है, यहां स्टेट कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। 1981 किस साल में कंपनी रजिस्टर हुई, यानी कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। PLC ये कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक क्या लिक, पब्लिक।
PUBLIC, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो PTL होता, PLC की जगह क्या होता, PTC होता, PLC की जगह क्या होता है, PTC होता अगर प्राइवेट कंपनी होती तो। बात समझ में आ रही है? तो कैसे पहचानते हैं? एल, पहला एल जो देके रख, इन्फोसिस लिमिटेड का एल देके रखा है आपको, इन्फोसिस का क्या देके रखा है आपको, एल देके रखा है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन, तो एल का मतलब लिस्टेड कंपनी है। फिर उसके बाद एक नंबर दिया है 5 अंकों का, उसको छोड़ दो। फिर KA, अगर सोचो कंपनी महाराष्ट्र में बनी है तो MH लिखा होता, राजस्थान में बनी होती तो RJ लिखा होता, मध्य प्रदेश में बनी होती तो MP लिखा होता। 1981, ये कंपनी बनी कब है, तो ये इनकॉर्पोरेशन का ईयर होता है, स्टेट के ठीक साथ लिखा होता है। उसके बाद PLC मतलब कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है। क्लियर है बॉस? ठीक है। अब आप चाहें तो मैं आपको ये दे देता हूं, आप इसको लिख लो। अरे यार हिल गया। पॉइंट नंबर 8 कहता है, पॉइंट नंबर 8 कहता है कि भाई साहब, अगर आपने कंपनी बनाने के लिए फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी है, आप प्रैक्टिकली सोच, चलो पहले आप ना इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। इसको लिख लो। ओ तेरी, खत्म हो गया। इसको लिख लो, इसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। जब आप इसको लिख लोगे तो आप डन लिख देना ताकि मैं चर्चा पे आ जाऊं। डन, ओके। चलिए, देखो ध्यान से सुनना। ये सिन नंबर तो समझ में आ गया ना आपको कि सिन नंबर को कैसे पहचानते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ऐसा इन्होंने देके रखा है। इन्होंने मॉड्यूल में देने के पीछे का उद्देश्य इन हरामखोरों का ये हो सकता है कि ये लोग ना वो कर देंगे, क्या कर देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे जो ऑथर है। बाकी पता है इंस्टीट्यूट करती बहुत अच्छा है यार ये। अगर सोचो कि ये नहीं देगी तो हम पढ़ेंगे नहीं इसको, हम समझेंगे नहीं। एक सिन नंबर होता है, सिन होता है। आपको एक ज्ञान की बात बताऊं क्या, किस किस को चाहिए ज्ञान की बात, जल्दी से बताओ। दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी, आपका पैन नंबर आपको पता है क्या? आप जितने लोग इधर बैठे हैं, चलो मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। कितने लोग, जितने लोग भी इसमें बैठे हैं, क्या आपके पास पैन कार्ड है? अगर पैन कार्ड है तो क्या आपको मुंह जबानी अपना पैन नंबर पता है? जिसको पता है वो अंगूठा दे, उसको मैं ज्ञान की बात, पैन नंबर मुझे मत बताओ, लेकिन आपको अगर पता है तो आप अंगूठा दो। पता है तो अंगूठा दो। आपको आपका पैन नंबर पता है तो अंगूठा दो। मैं ज्ञान की बात बताता हूँ आपको एक। यस, ओके, यस, ओके। अच्छा, आपको पैन नंबर पता है ना? तो आपके पैन नंबर जो होता है, पैन नंबर का 5वां अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट या नंबर क्या होता है, अल्फाबेट होता है, वो आपके सरनेम से होता है। अब आप चेक कर लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बहुत बड़ी बात है। जब आप आगे आओगे तो समझ में आएगा। आपका पैन नंबर का जो 5वां, किस किस का 5वां अल्फाबेट वही है जो आपका सरनेम है, मुझे बताएं। लिख दें, मेरा 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 मेरा। जो आपका नाम के बाद सेकंड नाम लिखा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, जैन अशोक, तो फिर 5वां ए होगा, क्योंकि सिस्टम तो सेकंड वाला ही पकड़ता है उसको। लेकिन अशोक जैन है तो जे होगा। कितने लोग को मिल गया 5वां अल्फाबेट? मिल गया गुड्डू जैन? नो सर, यस सर, मिला। अच्छा, कितने लोग को ये पहले से पता था, कितने लोग को नया पता चला? मेरा।
तो एक अच्छी, एक इंफॉर्मेटिव चीज है। तो किसी का भी पैन कार्ड, मान लो किसी ने आपको पैन नंबर बताया, आपको उसका नाम सरनेम पता है, तो आप पांचवें अल्फाबेट से पकड़ सकते हो कि उसने आपको सही पैन दिया है कि गलत दिया है। कुछ लोग मजे ले लेते हैं। यस, गुड्डू कह रहा है इनको पता था, लेकिन क्या सबको पता था? नहीं पता था। तो अगर आप में से किसी दो लोग को भी नई इंफॉर्मेशन मिली तो ये सूचना आपके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8, फर्स्ट वर्ड ऑफ द तितली। वेरी गुड, चलो सुने, अब सुने, ध्यान से सुनो। फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो सेक्शन, भाई सीधी सी बात है, आपने कंपनी बनाई, अब ध्यान से सुनना है, एकदम काम की बात। यहां पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे 4 नंबर का और टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, और थ्योरी बनेगा तो ऊपर की प्रोसीजर जो पढ़ते आ रहे हैं वहां से बनेगा। फर्स्ट वर्ड, अरे ठीक है। तो अगर आपने कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया। ठीक है, आपने फॉल्स, या मैं लिख देता हूं यहां थोड़ा सा, आपने क्या किया, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन की। किसको? आरओसी को, कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया। बाकी का भी बता दो, बाकी का भी बताऊंगा, पर अभी यार मुझे लग रहा है समय जाएगा उसमें ना। देखो, सप्रेशन ऑफ मटेरियल, आपने क्या किया, मटेरियल फैक्ट्स को क्या किया, सप्रेस किया, सप्रेस ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जो कंपनी बनाने के लिए आपको बताने चाहिए थे। जो कागज आपने लिख फाइल किए हैं वो कागजों में ये चीजें छुपाई हैं। या फिर आपने क्या किया है, आपने फ्रॉडुलेंट एक्शन किया है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, ट्रिब्यूनल आ जाएगा भाई साहब, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लाइट में आएगा, और वो जैसे चाहे वैसे आदेश दे सकता है। कैसे आदेश दे सकता है? वो कह सकता है कि यार तुमने कंपनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाली है, एक काम करो करेक्ट दे दो, और तुम्हारा मेमोरेंडम आर्टिकल बदल दो, या फिर बदमाशों दफा हो जाओ, इसका नाम काट रहे रजिस्टर से, आरओसी, ए आरओसी, इसका नाम काटते रजिस्टर से। इस उल्लू के पट्टे ने तेरे को गलत कागज दिया यार, तो फिर भी नाम लिख के बैठा है, क्या पागल है क्या तू? नाम काट दे इसका। अरे सर, नाम काटने से क्या होगा, 2 साल से काम कर रही है ये, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी है, बाद में पता चला कि इन्होंने कागज गलत दिया। अरे 2 साल से काम कर रही थी तो वाइंडिंग अप करो इन उल्लू के पट्टों का। अरे 2 साल से काम कर रहे थे तो वाइंडिंग अप में जाओ, क्योंकि रजिस्टर में नाम काट देने से संपत्तियां, लाइबिलिटी, ये वो सब तो खड़े के खड़े बाजार में, तो नाम काटने से काम नहीं चलेगा, वाइंडिंग अप की प्रोसीजर होगी। लेकिन अगर अभी बनी ही नहीं है, नई नई दुल्हन है, सिंदूर भरने से पहले होशियारी, और भरते ही होशियारी, तो उसको बोलेंगे बहन तुम जाओ। यस, तो उनका या तो रजिस्टर से ना, अब एनसीएलटी क्या क्या कर सकता है देखो, कंपनी के, कंपनी का रेगुलेशन, रेगुलेशन अपने हाथ में ले लेगा, ऑफ कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट, रेगुलेशन ऑफ कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। या फिर नंबर 1, या फिर वो क्या करेगा, मेंबर्स के लिए, अरे मैं पता है तुमको बोलने वाला था कि मेरी बॉटल टिफिन रह गया है, पर ठीक है, अब मैं सोचा था कि ना ये क्लास के बाद फिर मैं जाऊंगा, तो अच्छा है मेरे को अब ऊपर नहीं। सर गए, मतलब आप भी जा रहे हो? हाँ ठीक, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा दूसरा, कि यार इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। हाँ, जैसा वो ठीक समझता है। बाकी का भी बता दो, कम इन स्टोरी, एनसीएलटी कम इन स्टोरी, यस, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एनसीएलटी मतलब ट्रिब्यूनल यार, मैं ऐसा मान, ओहो कहाँ गया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको सब पता है, एनसीएलटी मतलब मैं ट्रिब्यूनल की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या बोलेगा, इसके मेंबर्स जो है ना, इन मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। तीसरा, इस रिमूवल ऑफ द नेम, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। चौथा, वाइंडिंग अप।
मतलब एज एज एनसीएलटी डीम्स फिट वैसा वो निर्णय सुना देगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा। अरे यार सर ऐसे बंद क्यों कर रहे हो यार एनसीएलटी, आपको समझ नहीं आ रहा, हमने कागज जानबूझ के गलत थोड़ी दिए। हमारे पास कुछ ऐसे कागज आए थे जो आपके सरकारी ऑफिस से ही आए थे, आपके नहीं, लेकिन दूसरे सरकारी दस्तावेज आए थे हमारे पास, और वो दस्तावेज उन्होंने गलत दे दिए, तो हमने इंफॉर्मेशन गलत दे दी आपको। हम ठीक करके देते ना आपको, वाइंडिंग अप क्यों कर रहे हो यार। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी फॉलोड। इतना समझ में आता है तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट। अगर बदमाशी करी है आपने कंपनी बनाते समय, तो ऐसा कोई नई चीज नहीं है जो आपको ना पता हो, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन जब अपन बिना पढ़े जाते ना तो वहां घबरा जाते कि यार इसके अंदर क्या था क्या था। तो इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, वही है जो आपको पहले से पता है। सुनो, देखो, अगर आपने आपने कंपनी बनाई, अभी आपकी कंपनी नई नई है या 4 साल पुरानी, उनको पता चला, दोनों में से कुछ भी है। आपने जब कंपनी बनाई थी या कंपनी अभी बनाई है, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन किया आरओसी के पास, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको भेजे हैं उसमें सूचनाएं गलत हैं, या फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मैटर्स थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, मटेरियल फैक्ट्स थे जो आपने डॉक्यूमेंट्स जब फाइल किए तो वहां पर छिपाए, सूचनाएं छपाई हैं, या फ्रॉडुलेंट एक्शन करके आपने कंपनी बना ली है। अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है तो एनसीएलटी क्या करेगा कि कंपनी का रेगुलेशन बिल्कुल वैसे हो जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। चाहे तो मेमोरेंडम में कोई चेंज करने पड़ जाए, एमओए एओए में नेसेसरी चेंजेस करने पड़ जाए तो कर लो, लेकिन बिल्कुल वैसे हो। इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो उल्लू के पट्टों की। इनको समझ आनी चाहिए कि सारा कर्जा अब ये खुद चुका है। सेपरेट लीगल एंटिटी, तुम्हारी सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सारा का सारा तुम्हारा जिम्मेदारी, और कंपनी का नाम तक। ये सबके बीच में और है, ऐसा भी हो सकता 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 है। अरे जैसा भी हो सकता है, उनको एक सुनवाई का अवसर दे दो, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी फॉलोड। उसके बाद जो भी एनसीएलटी को ठीक लगेगा एनसीएलटी वो काम कर लेगा। इतनी बात है। अगर इतना समझ आता है तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फटाक से अंगूठा दे देना, व्हाट इज ट्रिब्यूनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया। ट्रिब्यूनल मेरे चाचा हैं, ठीक है। तो आप क्या करें इसको, मेरे चाचा है ना, उनका नाम ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल मींस द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408। ले, तेरे को मिल गया ट्रिब्यूनल का आंसर। आपको ये पता है, ये क्वेश्चन बहुत ये अच्छी बात नहीं है यश गोयल, इस तरह का क्वेश्चन इस टाइम पे एग्जाम होने वाला है और आपको यही नहीं पता कि ट्रिब्यूनल क्या है, मतलब ये वाकई ये गलत बात, अच्छी बात नहीं है। चलो, तो अच्छा अंगूठा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब रह गया आपका सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज, मैंने सेक्शन 8 कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन वगैरह की बात करें तो पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, सेक्शन 8 कंपनीज का क्या सीन है फटाक से। अरे वाह वाह, सबके अंगूठे आ जाए यार जो जो देख रहा है सेशन। और सुनो, लाइक किया करो ना यार, आप लोग लाइक कम करते हो। मैं आपको कितनी देर का समय दूं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जितनी देर मैं पानी पी लेता हूं आप लाइक करके आओ प्लीज। हाँ चलो, चलिए। सेक्शन 8 क्या है, ओके सेक्शन 8 क्या है आपका, सेक्शन 8 है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। ये ध्यान से यहाँ देखो, एनपीएल। देखो, जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, सेक्शन 8 कंपनीज, जैसे पब्लिक कंपनी का पीएलसी लिखा था, पब्लिक कंपनी सिन नंबर में, ऐसे ही अगर सेक्शन 8 कंपनीज है
तो NPL लिखा होता है, PLC की जगह क्या लिखा होगा, NPL। सिन नंबर जब अपन देखेंगे ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वहां क्या लिखा होगा, NPL। NPL का मतलब क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनीज। NPL का मतलब क्या होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनीज। ये कहां लिखा होगा, सिन नंबर में, सिन नंबर के अंदर। जैसे सिन नंबर में अपन ने पीएलसी देखा था, पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये पब्लिक भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एनजीओ है, क्योंकि ये एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे एनपीएल, नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी। ये कौन सी कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसे और एक दूसरा नाम क्या होता है इसका, लाइसेंस। तो इसका दोनों लिख दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनीज। सेक्शन 8 को लाइसेंस मिलता है कि आपको तमाम तरह की छूटें मिलेगी। क्या मिलेगी, तमाम तरह की छूटें। तो ये कंपनी बनाने के लिए करना क्या, प्रोसीजर सारी वो की वही है, थोड़े फॉर्म इधर के उधर हैं, तो प्रोसीजर आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया, सेक्शन 8 के अंदर जो भी प्रोसीजर है, अभी आप, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकती, ये तो आपको पता है। यस, वो धंधा नहीं कर सकती, ये भी आपको पता है। अगर उसको किसी तरह का प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो वो प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे ना बांटे, तो उस प्रॉफिट को रख सकती है, लेकिन इसको उसी ऑब्जेक्ट में यूज करेगी जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है, ये भी आपको पहले से पता है। लेकिन अगर मान लो कि कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन 8 का, उसमें दिए गए प्रावधानों का, उसके उल्लंघन का, जो मैंने बातें की हैं, अगर कंपनी इसका विपरीत करती है, धंधा चालू कर देती है, डिविडेंड बांट देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, फ्रॉडुलेंटली एक्ट करने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रावेंशन हुआ। अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी को 10 लाख से 1 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है, और डायरेक्टर्स को 25,000 से 25 लाख रुपए तक का फटका हो सकता है। और अगर कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली चल रहे हैं तो सेक्शन 447 यानी कि फ्रॉड वाला सेक्शन लगेगा। फ्रॉड वाला सेक्शन, जैसे फिजिक्स वाला होता है, सीए वाला होता है, ऐसे ही फ्रॉड वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जुमले हैं, ये मस्ती है, ऐसा ना हो कि भाई फिजिक्स वाला सीए वाला मेरे ऊपर आके वो कर दे, ओए तेरी कैसे कैसे बोल दिया। अरे भाई साहब, मैंने आपके लिए बेइज्जती नहीं करी है। बहुत आजकल यूट्यूब में साला कुछ भी चालू करो, विज्ञापन, 3-4 तो ऐसे सिर खाते हैं विज्ञापन। चलो, ये सी में, अच्छा ये उधर का है, ये लिख लिया आपने। आप लिख लिया, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। सेक्शन 8 में इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, देखो बाकी सारी चीजें आपको पहले से पता है, सिर्फ सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या होगा, क्या होगा, पेनल्टियां लगेगी। क्या पेनल्टियों से काम हो जाएगा, नहीं, जो कंपनी बन गई उसका क्या होगा, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर कंपनी ने किया कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन, अगर कंपनी ने किया कॉन्ट्रावेंशन तो क्या होगा, एक तो पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी की बात हमने ऊपर कर ली, ये पेनल्टी की बात हमने यहां पर कर ली है। अगर मान लो कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पेनल्टी के अलावा और क्या प्रोविजंस हैं, तो इस कंपनी का, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। यानी कि क्या होगा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 जो इसको मिला हुआ है। अच्छी बात है, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके नाम के पीछे क्या लगा देंगे, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। और इसको जो प्रिविलेजेस मिलते थे फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रिविलेजेस मतलब होता है विशेष अधिकार, फ्रॉम गवर्नमेंट, वो भी सरकार क्या करेगी, रिवोक कर लेगी।
भाई अगर आपने ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बदमाशियां नहीं करी हैं, छोटा मोटा आपसे गलती हो गया, तो ऐसा तो है नहीं हंटर लेकर आपको दौड़ा दौड़ा कर आपको मारा जाएगा। नहीं, आपसे बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई साहब आपने उल्लंघन किया है, अब ये सेक्शन 8 का लाइसेंस रद्द करते हैं यहाँ पर, अब आप एक नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ट्रीट किए जाएंगे जैसे कभी आप सेक्शन 8 रहे ही नहीं हो, आप पूरा नहीं हो। ठीक है, तो ठीक है साहब, तो आपकी सर सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, कोई चक्कर नहीं है जी, कर दो खत्म। दूसरी बात, अगर मान लो ज्यादा बदमाशी करी है तो कंपनी वाइंडिंग अप के लिए चला जाएगा। वाइंडिंग अप, इस कंपनी को बंद करो, बंद करो मतलब इसकी संपत्तियां बेचो। अब जब कंपनी वाइंडिंग अप के लिए चली जाएगी तो इसकी जो एसेट्स हैं, इसकी जो एसेट्स हैं वो या तो क्या किया जाएगा कि इसे बेचकर एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा, और वहां से जो फंड्स आएगा वो कहां डाल दिया जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में। इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर इसी प्रकार की, यानी कि सेक्शन 8, मान लो ये सेक्शन 8 कंपनी जिसने बदमाशी करी है ये बच्चों की शिक्षा पे काम करती थी, तो सेक्शन 8 कंपनी कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जो बच्चों की शिक्षा पे काम करती है उसको इसके एसेट्स, मान लो बेंचेस टेबल है तो ये टेबल बेंचेस या तो बेच के पैसा उनको दे दो या फिर ये बेंचेस टेबल ही उनको दे दो, तो बच्चों को पढ़ाने का ही काम है तो यार ये लोग कर लेंगे। प्रोजेक्टर है, बोर्ड है, ये है, पेन है, ये तो ये सारी संपत्तियां, क्योंकि वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे दिए, मेंबर्स को प्रॉफिट का हिस्सा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो जो है सरकार का हो गया। सरकार का हो गया तो सरकार क्या करेगी, सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिख देता हूं यहां, सेक्शन 8 कंपनी ट्रांसफर एसेट्स टू सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या फिर सरकार क्या बोलेगी, भाई आप बहुत रोना गाना कर लिया, आपने कहा सर बंद मत करो बंद मत करो, तो सरकार क्या करेगी, एक काम करते हैं इसको बंद नहीं करते हैं, इसको सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली के साथ अमालगमेट कर देते हैं और कंट्रोल उनका दे देते हैं। सरकार क्या कहेगी कि यार इसने इतना काम फैला रखा है, इतनी जगह ये शिक्षा की व्यवस्था कर देते हैं, इतनी जगह ये जो नारी है नारी का सम्मान करते हैं जगह जगह, तो ये अच्छे काम भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रावधानों का उल्लंघन किया। अब उल्लंघन किया तो सरकार तो स्ट्रिक्ट रहेगी, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली किसी कंपनी के साथ इनका अमालगमेशन कर देते हैं कि तुम अमालगमेशन करो, क्योंकि तुम फ्रॉडिये थे, क्योंकि तुमने बदमाशियां करी, क्योंकि तुमने उल्लंघन किए, कॉन्ट्रावेंशन किए, तो कंट्रोल दूसरे के हाथ में, जो पहली वाली जिसमें इसको घुसा रहे हैं उसके पास कंट्रोल दे देंगे। कंट्रोल किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, सीधी सी बात है, पॉइंट इतना सा है कि अमालगमेट विद अदर, तो लिख लो, मैं लिखा देता हूं, अमालगमेशन विद सेक्शन 8 कंपनी, अमालगमेशन विद सेक्शन 8 कंपनी with similar objectives, with similar objectives। तो अब इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 8 में यही है जो थोड़ा टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 8 के अंदर यही है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। कॉन्ट्रावेंशन हुआ, अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, एक बार फिर से सुन लो, आखिरी बार बात कर रहा हूं, अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, एक बार सब कुछ पेन डाउन कर दो पेन्स डाउन नहीं, पेन डाउन, तो ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रावेंशन अगर होता है तो क्या क्या होगा, एक तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी कितनी लगेगी, 10 लाख से 1 करोड़ कंपनी को, और डिफॉल्टेड डायरेक्टर्स को 25,000 से 25 लाख रुपए। बड़ी अच्छी बात है, सेक्शन 447 भी लग जाएगा अगर फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, क्योंकि वो सेक्शन क्या है, फ्रॉड वाला है। अब दूसरा क्या होगा कि साहब इनका लाइसेंस छीन लेंगे सेक्शन 8 का। अच्छा, लाइसेंस छीन के करेंगे क्या, नाचेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो हम क्या करेंगे, इनका लाइसेंस छीनेंगे
और इनको एक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जैसे ये कभी सेक्शन 8 थे ही नहीं वैसी बना देंगे और इनसे सारे प्रिविलेजेस हटा लेंगे बस। या फिर सर हम क्या करेंगे, इनका वाइंडिंग अप कर देंगे, इनका वाइंडिंग अप करेंगे, इनकी सारी संपत्तियां बेची जाएगी और इससे जो पैसा आएगा ना सर, वो पैसे को उठा के हम एक फंड में डाल देंगे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड है, वो उसके अंदर डाल देंगे। नहीं सर वहां बेचने की जरूरत ही नहीं है सर, सेम सेम धंधे में सर, सॉरी धंधा तो हो ही नहीं सकता लेकिन हाँ सेम सेवा में सर सेक्शन 8 ये कंपनी लगी है, रुग्णालय, रुग्णालय कंपनी, ये भी चिकित्सा का काम करते थे सर, ये भी चिकित्सा का करता है। तो सर एक काम करो ना, इसके जो इंजेक्शन है, इसकी जो मशीन है इसको दे दो, इसको काम आ जाएगी, बेचना क्यों। हाँ यार बात तो सही है। तो सेम धंधे सेम सेवा में लगी कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको ट्रांसफर कर दी जाएंगी। या फिर इसका लाइसेंस तो छीन ही लिया, अब ये क्या, अब देखो लाइसेंस छीन लिया तो क्या अब ये सेक्शन 8 रही, नहीं रही। तो सेम ऑब्जेक्ट की कोई सेक्शन 8 थी ना, उसके अंदर इसे घुसा देंगे कि तू वहां जाके काम कर, तेरे को खुजली थी ना सेवा करने की, कर। तो अमालगमेशन विद सेक्शन 8 कंपनीज विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। इतना क्लियर है क्या? क्या अगर आता है 4 नंबर में तो 4 में से 4 लेके आओगे क्या? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अगर समझ में आता है अंगूठा दो फटाफट, अंगूठा दो मेरी जान फटाफट, शाबाश बच्चे लोग, अरे दे दो रे, दो ना। तो चैप्टर 2 आपका होता है फिनिश मेरे एंड पे, और कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे गुड्डू वाला चैप्टर। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? गुड्डू जी की डिमांड थी, फरमाइश थी कि हमें प्रोस्पेक्टस खत्म करना है, तो चैप्टर 3 कल हम लेंगे। फटाक से सभी लोग अंगूठा दो ताकि मैं आपको बाय बाय कहूं और फिर मैं जा सकूं खुशी खुशी अलविदा आज के लिए। यस आपसे एक गुजारिश है कि आप क्या करें कि भाई जितना डिस्कशन किया है हमने आज, इसके 1.25 घंटे में डिस्कशन हुआ है, आप 20 मिनट भी अगर आप एक घंटे, एक ठीक 1-1.5 घंटे बाद एक 20 मिनट दे दोगे इसको तो ये खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से चैप्टर 2। और अब बात करेंगे हम चैप्टर, कल हम प्रोस्पेक्टस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, गुड्डू जी की डिमांड थी तो बिल्कुल उसको खत्म करेंगे, चैप्टर 3 सबसे पहले होगा। तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए जी, जय श्री कृष्णा, बाय 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 बाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपसे कहा था ना कि भाई मैं आपको वो एक स्केड्यूल बना के देने वाला हूं, तो जिन जिन का ग्रुप 1 का है, जिन जिन का सिर्फ ग्रुप 1 है, वो लोग मुझे एक मैसेज करें, मैं एक स्केड्यूल, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, संडे तक भी 3-4 दिन खराब होंगे, तो ग्रुप 1 के ऊपर मैं काम करूंगा। आपको पता है मुझे मैसेज क्या करना है? आपको मुझे मैसेज करना है स्केड्यूल SCH डैश ग्रुप 1, अगर सिर्फ ग्रुप 1 वाले हैं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले हैं तो ग्रुप G2 कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर मार के नीचे आना है, पहली लाइन में ये, ठीक है। उसके बाद एंटर मार के आप नीचे आएंगे और वहां पे आप लिखेंगे FVSUB, यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कंट्रोल है, मैं उस हिसाब से आपका शेड्यूल हर बंदे का अलग बनेगा। तो जिस सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल है तो फेवरेट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू अकाउंट्स कर दें या लॉ कर दें, या मतलब जिस पे कमांड अच्छी है, फेवरेट का मतलब पसंद है, अभी पसंद नहीं, फेवरेट मतलब जिस पे अच्छी कमांड है, या फिर आपका टैक्स है या GST है, अपन इसको 4 सब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। और पुअर सब्जेक्ट, पुअर सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, कोई एक तो आपको अच्छा बताना है, कोई कोई एवरेज कुछ नहीं होगा, बस आपको शेड्यूल डैश G1 या G2 लिखना है। FV सब्जेक्ट फेवरेट बताना है, या पुअर सब्जेक्ट आपको दूसरा सब्जेक्ट बताना है जो आपको कमजोर है चारों में से। ओके कमजोर तो मेरा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एक चौथे नंबर पे तो होता है, आपको वो बताना है। बस ये आपको एक व्हाट्सअप कर देना है मुझे, और मैं अकॉर्डिंगली क्या करूंगा कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करेंगे, हमें पास होना है बस। मैंने बहुत मेहनत की है आपके साथ, तो ऐसा ना हो कि आप लॉ में तो अपन निकल जाएं लेकिन किसी और की वजह से अपन रुक जाएं। तो मैं कह रहा हूँ शेड्यूल पे मेहनत करेंगे, वीकली मैं आपको क्या करूंगा उसका रिपोर्टिंग लूंगा कि आपने क्या किया जो मैंने शेड्यूल दिया। तो अगर वैसे चलेंगे, कह रहा हूँ जो कोई दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं
रोक सकता है यार, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हमारी कहानी खत्म। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो। लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।